सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये बदमस्त हाथी बना हुआ है इस वक्त नेतन्याहू, जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं ना। उसको कोई ग्लोबल नॉर्म्स का ख्याल है, किसी मुल्क की सरहद का कोई पास नहीं रख रहा। वो जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको वो समझ नहीं सकता, या समझ भी रहा है तो वो उसको कुछ जो है वो जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है। तो क्यों उसको नकेल नहीं डाली जा रही? और आज की जो स्पेसिफिक कार्रवाई है इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो सीज नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इजराइल को अभी भी वैलिडिटी चाहिए अपने ऑपरेशंस के लिए। तीसरी बात जो मेरे ख्याल से जो बहुत अहम है वो ये है कि जो अब फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके अंदर वॉर इज अगेन बैक एज अ पॉलिसी ऑप्शन। यानी कि पहले वॉर जो थी वो पॉलिसी ऑप्शन से निकल गई थी। 1990s के बाद ये बात समझी गई थी कि फॉल ऑफ सोवियत यूनियन के बाद कि शायद दुनिया के अंदर इस वक्त बड़ी जंगें नहीं होंगी, क्योंकि एक यूनिलैटरल पावर है और यूनिलैटरल पावर के होते हुए एक रूल बेस्ड ऑर्डर है और रूल बेस्ड ऑर्डर की वजह से शायद इस किस्म की सूरत हाल नहीं बनेगी। लेकिन 9/11 के बाद जब वॉर अगेंस्ट टेरर हुई है, उस वॉर अगेंस्ट टेरर को चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट जो है कंटेन रहा है आखिर मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो उसकी इम्प्लीकेशंस थी वो उस तरह मिडिल ईस्ट में नहीं जा सकी जैसे कि चाहते। और जिसकी जो बुनियादी वजूहत है वो आइसिस की बुनियाद है कि जो आइसिस जिस तरह उभरी इराक के अंदर, ये समझा जा रहा था कि तमाम जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक शिया सुन्नी जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन वो इस तरह नहीं गई जैसे कि कन्फेडरेशन की असेसमेंट्स थी। इनका ख्याल था इससे मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक में आ जाएगा, और अगर मिडिल ईस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक में आ जाएगा तो जो उनके वेस्टर्न एलाइज हैं उनकी वॉर्स फंड भी होंगी और ये चीजें प्रोसेस भी होंगी, लेकिन ये चीजें उस पर चलेगी। इसी तरह इसराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, उसके अंदर बहुत सारी बातें जेसीपीओ के साथ लिंक्ड है, बहुत सारी बातें इस बात पे लिंक्ड है कि वो नहीं चाहते थे कि ईरान जो है वापस नेचुरलाइज हो और एक इमर्जिंग स्टेट के तौर पर बाहर निकले। अब ये जो सूरत हाल है उसके साथ साथ जो पॉलिसी चल रही है वो ये नहीं है कि आपने उस मुल्क को टारगेट किया है, उस मुल्क के एक्टर्स को टारगेट किया, लेकिन उसके साथ साथ जो एलाइज हैं यूएस के, जो इन लाइन यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है कि वो नहीं चल रहे थे, उन पे अटैक हो रहा है। देखिए, इससे पहले आपने देखा कि इंडिया के अंदर जो सूरत हाल बन रही है इकोनॉमिक साइड पे, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर इंडिया। दूसरी तरफ कतर जो है वो जो दोहा प्रोसेस था उसके जो है एक तरह से रुए रवा थे। इसका मतलब ये कि दे वर नेसेसरी फॉर द पीस इन अफगानिस्तान, दे वर नेसेसरी आल्सो इन सम वेज कि जो भी डायनामिक आपका अफ्रीका के अंदर, जो भी डायनामिक आपका अल-शबाब के लिहाज से और आइसिस के लिहाज से इराक में था, उस डायनामिक के अंदर। तो ये जो पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर अटैक किया गया उससे मतलब इट्स वेरी क्लियर कि अब जो जंग है वो एक मुल्क पे कंटेन नहीं होगी। दूसरी बात ये कि इजराइल जो है अमेरिका का जो फॉरवर्ड आर्म है उसका रोल प्ले करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। सो ये वॉर्स बाय प्रॉक्सी होगी और ये मिडिल ईस्ट के लिए एक वेकअप कॉल है। नहीं तो इजराइल अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पर अब जंगे लड़ेगा? देखिए, अगर अब इजराइल जो है आज वो कतर पे अटैक कर रहे हैं, कल वो सऊदी अरेबिया पे कर सकते हैं, परसों वो किसी और मुल्क के ऊपर कर सकते हैं। यानी कि जहां उनको लगता है कि कोई भी मुल्क उनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा रोल अदा कर रहा है तो दे कैन टेक अ शेप एंड दे कैन रिएक्ट। इस वक्त जो असल टेस्ट है वो इस वक्त ना कतर का है। कतर ने बहुत क्लोज अलायंस रखा अमेरिका के साथ, बहुत क्लोज अलायंस रखा रूस के साथ, और उनका ख्याल था कि इस बैलेंसिंग एक्ट के थ्रू उन्होंने अपनी पोजीशन मिडिल ईस्ट में सिक्योर कर दी। लेकिन इस अटैक के बाद जो चीज नजर आई है वो ये कि उनकी पोजीशन मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक प्लान के अंदर सिक्योर नहीं। अब आप मिडिल ईस्ट का रिएक्शन, आप मिडिल ईस्ट का रिएक्शन क्या देख रही हैं? अभी कंडेमनेशंस तो हो रही हैं, मुस्लिम ममालिक जो है इसको कंडेम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई सख्त कार्रवाई भी होगी इजराइल के खिलाफ, या मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर जो है वो कुछ सख्ती करेंगे इजराइल पर? देखिए, अभी तक आपके पास आईमैक में आपने इजराइल को एज अ टेररिस्ट स्टेट तो डिक्लेयर नहीं किया। जो इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म है, इस्लामिक मिलिट्री अलायंस जो आपने बनाया है, अभी तक आपने उसमें इजराइल को या नेतन्याहू को किसी जगह के ऊपर एज अ टेररिस्ट तो डिक्लेयर नहीं किया। ओआईसी ने भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। सो जब आपने एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव लेना है जो मल्टी कंट्री मल्टी स्टेक होल्डर्स के ऊपर हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ मफरूजों की बुनियाद पे नहीं होता। आपको डिफेंस कॉपरेशन चाहिए होती है, डिफेंस इंटीग्रेशन चाहिए होती है, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। इस वक्त आपके पास जितने भी मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं उनके पास हथियार जरूर है, लेकिन उनके पास वो मिलिट्री डॉक्ट्राइनल इंटीग्रेशन नहीं है जिसके तहत वो जंग जीत सके। वैसे जो हथियार उनके पास मौजूद है उनका कंट्रोल भी तो सारा उनके पास मौजूद नहीं है ना।
देखिए, जब आप अपने हथियार और अपनी फोर्सेस आउटसोर्स कर देते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि दफा आपका हो सके। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, मतलब ये जो आज की स्पेसिफिक कार्रवाई है, आपके नज़दीक इसमें अमेरिका का क्या किरदार है? अभी थोड़ी देर पहले मैं नेतन्याहू की स्टेटमेंट देख रहा था कि ये सिर्फ इजराइल की कार्रवाई है, इजराइल इसको मुकम्मल तौर पर ऑन करता है, लेकिन 2 रोज़ कबल जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट थी, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। एवरीवन wants the hostages home, everyone wants this war to end, the Israelis have accepted my terms, it is time for Hamas to accept as well, I have warned Hamas about the consequences of not accepting, this is my last warning, there will not be another one, thank you for your attention to this matter। तो 2 दिन पहले वो वार्न कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेतन्याहू गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बुलंद इमारतों को टारगेट करेंगे, हम एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करेंगे गज़ा के अंदर, लेकिन कार्रवाई वो जाकर कर रहे हैं इधर कतर में। तो इसको आप कैसे लिंक करेंगी दोनों को? देखिए, इस वक्त एक और मूवमेंट भी हो रही है, जैसे कि जो हम सब जानते हैं, और वो है कि जो फ्लोटेला चल रहा है इस वक्त फ़लस्तीन के लिए। सो एक ह्यूमन राइट्स का प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है इजराइल के ऊपर। और इजराइल का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने इतनी जंग की, इतनी तबाही की, उसके बावजूद जो इजराइल की अंदर या उनके खिलाफ जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो उसकी कमर नहीं तोड़ सके। ना हमास की तोड़ सके हैं, ना मतलब पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की तोड़ सके हैं। जो कुछ वो करना चाहते थे वो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रेजिस्टेंस है वो नहीं ब्रेक कर सके। तो ये उस प्रेशर से पहले कि उससे पहले कि वो फोटेला जो है वहां पहुंचता, ये चाहते थे कि इस प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए वो हमास के ऊपर ये प्रेशर डाल सकें कि हम जहां चाहें, जिस जगह चाहें आपको कर सकते हैं, और दुनिया में कोई जगह आपके लिए सेफ नहीं है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो, यानी कि उसमें हम अपने अलाइज जो हैं, हमारे जो राइट हैंड के लोग हैं, हम उनको भी अटैक करते हुए मतलब सोचेंगे नहीं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि इस वक्त इजराइल जो है मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क के लिए एक रियल और प्रेजेंट मिलिट्री थ्रेट में कन्वर्ट कर चुका है। अब क्या उनके पास इतनी फोर्सेस हैं? नहीं। देखिए, इन्हीं चीजों को एक्सपेंड करें। इस वक्त मसला ये नहीं है कि कतर के ऊपर अटैक हुआ है। आपने कहा कि अब वो थ्रेट बन चुके हैं, क्या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इस चीज का अदराक है कि इजराइल उनके लिए अब कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, उसका इदराक उनको तब होगा जब इजराइल के काउंटर रिस्पॉन्स में कोई और अटैक आ। देखिए, बात ये नहीं है कि जहां अभी उन्होंने क्या किया है, मतलब कतर के अंदर फलस्तीनी तो नहीं थे, फलस्तीनी स्टेट तो नहीं थी, लेकिन हमास के वॉरियर्स थे। तो उन्होंने कहा जी हमास की कुछ मुजाहिदीन यहाँ मौजूद हैं और हम इसकी बेसिस पे आपको करते हैं। इसी तरह जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसिस हैं या इजरायली एसेट्स होंगे, या जो आपके पास अब्राहम अकॉर्ड्स था, उसकी जो रुए हवा अगर आपके पास यूएई में होगा या बाकी ममालिक में होगा तो क्या होगा? रिस्पॉन्स तो आएगा ना। अब अगर वो रिस्पॉन्स एक और मिसाइल अटैक हो जाता है तो जो आपकी जो क्रिस्टल सिटीज बनी हुई हैं मिडिल ईस्ट की, ये कोलैप्स करेंगी, क्योंकि सिटी स्टेट्स हैं। ये कोई बड़ी स्टेट्स तो नहीं है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। इसका मतलब ये कि जो मिडिल ईस्ट का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, जो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, वो सडनली एक हाई थ्रेट जोन में चला गया।